सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं राहुल गांधी को देख रहा था आज, जैसे वो रेलवे के जो चतुर्थ श्रेणी के वर्कर्स हैं उनको बता रहे थे कि तुम महान दलित हो रेलवे के। तो ये एक बड़ी ज़्यादा सोची समझी उनकी विजिट थी, ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि जो फोर्थ श्रेणी या फिफ्थ श्रेणी के जहाँ पे हैं वो लोग रेलवेज़ के गैंगमैन जितने भी थे, वहाँ पे गैंगमैन थे, ट्रैकमैन, तो आप लोगों को उन्होंने बोला महादलित। अब महादलित क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या जो गैंगमैन हैं वो ज़्यादातर एससी या एसटी परिवारों के ही हैं? ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, रेलवेज के उच्च जाति वाले हैं, यानी बड़े अफसर हैं, क्या वो महादलित की श्रेणी में आते हैं या नहीं? तीसरी बात, ये जो जातीय गणना की बात की जा रही थी, जातीय गणना के आधार पर ही क्या ये जो रेलवे के अफसर या जो फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड के लोग हैं, ट्रैकमैन, गैंगमैन, ये सारे, क्या ये जातीय गणना के आधार पर हुई है इनकी सिलेक्शन? और अगर ऐसा है तो फिर ये कब से है? क्या पंडित नेहरू के टाइम से ऐसा हो रहा है? जैसा उनका कहना है या कांग्रेस का कहना है, क्या ये जो जातीय आधार पर रेलवे के अंदर सिलेक्शन होती है तो उसके जाति को देख करके ही उसको रिक्रूट किया जाता है गैंगमैन की पोस्ट पे, ट्रैकमैन की पोस्ट? ठीक ऐसे ही जैसे कि कश्मीर में हुआ करता था। कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले तक एससी या एसटी हिंदू एससी परिवार से कोई अगर है, चाहे वो पीएचडी है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ सफाई कर्मचारी की कच्ची नौकरी मिलती थी। ये धारा 370 हटने से पहले तक का कश्मीर की हालात थी। आज कश्मीर में अगर साधारण हिंदू नौकरी कर पा रहा है, साधारण जिसको दलित कह करके हिंदुओं से अलग करने की कांग्रेस ने कोशिश करी आज़ादी के बाद से, अगर वो साधारण हिंदू सर ऊंचा करके सरकारी नौकरी अदर देन सफाई कर्मचारी कर पाने में सफल हुआ है तो वो धारा 370 हटी। तो लेकिन जो गैंगमैन है, इनकी सिलेक्शन क्या जाति के आधार पर होती रही है? क्या इसमें एक या दो जातियों के लोग ही हुआ करते हैं? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी तारीफ के काबिल हैं और राहुल गांधी को यह मुद्दा नेशनल लेवल पर उठाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम शुरू करनी चाहिए। लेकिन जनता को दोनों तरफ ध्यान देना होगा, कोई यूज ना कर ले जनता को, जैसे कि बजरंग पुनिया और फोगट, विनेश फोगट को कांग्रेस ने अपने टिकट थमा दिए हैं। तो क्या करा, क्या गेम खेली गई? पहले इनको विरोध के स्वर में इनको उठाया गया, बजरंग पुनिया सामने थे, विनेश फोगट थी जब कुश्ती संघ की। अच्छा, कांग्रेस उस समय उनके साथ थी, उस समय भी लोगों ने इनका सहयोग नहीं करा तो इनको बड़ा दुख लगा था और बड़ी सोशल मीडिया पे मुहिम चली है ये। लेकिन अब जब इन दोनों ने कांग्रेस की टिकट लेने की इच्छा जाहिर कर दी, कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वो जो इनके ऊपर विश्वास थोड़ा बहुत लोगों ने किया था, अब वो क्लियर हो गया कि इनका टोटल टारगेट सिर्फ एक था कि इनको राजनीति में आना था और जाट राजनीति करनी थी हरियाणा में। हरियाणा में जाट डोमिनेंस पिछले 10 सालों में खत्म हुआ है, पहली बार गैर जाट मुख्यमंत्री बना। पंजाब में भी यही हालात हैं, पंजाब में भी गैर सिख को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता। हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बना तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे। और हरियाणा में अगर जाटों के अलावा दूसरी जातियों को उभरने का मौका मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। अब विनेश फोगट और बजरंग पुनिया, इन साहब का ये जो दांव है हरियाणा में, और इनके ऊपर जो कांग्रेस ने दांव खेला है, कांग्रेस को हरियाणा में जीत दिलवाएगा। अगर कांग्रेस को हरियाणा में जाट कार्ड जीत दिलवा देगा तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी? उधर हिमाचल की बात कर दूं तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने फायदे गिनाए ठेके, शराब के ठेकों के,
शराब के ठेके खोलने से इतना ज़्यादा पैसा इनको आया। और दूसरी तरफ एक कानून मैंने सुना बना रही है सरकार, जिसमें कि जो अवैध शराब बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब शराब अगर सरकार बेचेगी तो वो सही शराब होगी, अगर कोई और बेचेगा तो वो गलत शराब होगी। ठीक है। और इस आधार पर भी ये जो सरकार अगर सिर्फ इसलिए नशा बेच करके पैसा कमाएगी, इस आधार पर ये शराब के ठेके खोल रही, तो मुझे लगता है चिट्टा वगैरह, ब्राउन शुगर, इसके भी ठेके खोलने चाहिए इनको। बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा सुक्खू साहब को और इनके नेताओं के पास। फिर ये अपने लोग जो अलग अलग बोर्ड्स के प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी 1 लाख या 10 लाख बढ़ा सकते हैं, पैसा है ना। और दूसरी बात, पर्यावरण से रिलेटेड बात कर रहे थे, मैं विधानसभा में सुना मैंने कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम लोग वो काम करेंगे जिससे हमारे पर्यावरण से संबंधित हो और हमारे राज्य के वातावरण के अनुकूल हो। तो भाई साहब, आप लोग नदियों में खनन कब रुकवा रहे हैं? ये जो खनन हो रहा है नदियों में, हमारे यहां पर बोला गया, डीसी उन्ना, इन्होंने अखबारों में निकलवा दिया 15 सितंबर तक बिल्कुल खनन नहीं होगा। और तब से जब इन्होंने अनाउंस करा उस दिन से रात को 8-9 बजे से लेकर के रात को 2-3 बजे तक खनन होता है, अबे बिना बाधा के। और इनको पता है, अगर सरकार को चाहिए कि पर्यावरण से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड कार्य करना है, तो सबसे अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन अगर बनाना है तो गगरेट का क्षेत्र बन सकता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, माता चिंतपूर्णी का रास्ता है, इसको 5 किलोमीटर का एरिया, 5 किलोमीटर गगरेट से इस तरह लेफ्ट, 5 किलोमीटर राइट पे पूरे पेड़ों से भर दीजिए, इसको पर्यावरण का सबसे बड़ा उदाहरण बना दीजिए। और अगले 3 सालों में आप लोग एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर देंगे। अगर गगरेट के क्षेत्र को, गगरेट से लेकर के चिंतपूर्णी को पूरा पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हब बना देंगे, तो लोग, टूरिज्म इसमें बहुत ज़्यादा आएगा। और अभी तो सर्दियों के दिनों में देखिए बड़ा कम हो जाता है टूरिस्ट, लेकिन सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। हमारे इन क्षेत्रों में 12 महीने टूरिस्ट को खींचने की योग्यता है, अगर सरकार चाहे तो। इतने ज़्यादा देखिए ना, रिवर फ्रंट बनाएंगे तो गगरेट में क्यों नहीं बन सकता? स्वान नदी के ऊपर, स्वान नदी के ऊपर एक रिवर फ्रंट बनाइए, ऊना में भी बनाइए, लेकिन कूड़ा करकट इसकी बगल में ना डालिए, कूड़ा करकट को वहां जंगल में भी मत फेंकवाइए, तब मजा आएगा। अगर आप में योग्यता है और आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एमएलए पेंशनें लेते हैं इतनी ज़्यादा, हर बार जीतते हैं तो नई पेंशन, वो कानून अगर रद्द करके एक पेंशन का प्रावधान कर दें तो आप इतिहास गढ़ देंगे। सुक्खू साहब, इसके ऊपर भी सोचिएगा।